गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, संकल्प क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं भृगुपत चतुर्वेदी। ज्योग्राफी का जो भी होता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं या ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर है उन सारे के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, वनडे के एग्जाम के पर्पज से, चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए क्रूशियल होगा। ठीक है बच्चों, ये हम ध्यान देते हैं। देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर हम स्टडी की बात किया जाए तो अगर हम भूगोल पढ़ना चाहेंगे तो ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 4 सेक्शन में बांट के पढ़ते हैं। पहली चीज ये जान लीजिएगा कि ज्योग्राफी को जब हम पढ़ते हैं तो 4 सेक्शन में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, और 4 सेक्शन क्या होता है आप सिंपल सी बात जानिए। 4 सेक्शन क्या होता है? एक ज्योग्राफी होता है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी होता है जिसको बोला जाता है बच्चों भौतिक भूगोल। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये भूगोल का एक ऐसा सेक्शन होता है जो कठिन होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे एग्जाम में मात खा जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको आप रट नहीं सकते हैं, थोड़ा साइंटिफिकली इसको समझना पड़ता है, लेकिन यहां से बहुत तरीके से समझाया जाएगा आपको संकल्प, हाँ, क्लासेस के माध्यम से। देखिए पहला ये है, और दूसरा हमारा आपका क्या है बच्चों? दूसरा हमारा है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी, अब इंडियन ज्योग्राफी का सबसे खास बात यह है कि जिसको कहा जाता है कि भारत का भूगोल, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग भूगोल होता है। ये समझ लीजिएगा कि इसमें काफी इंटरेस्ट आता है, इसमें बहुत सारे चैप्टर होते हैं जिसको आपको रटना ही पड़ता है एक तरीके से। ठीक, जबकि भौतिक भूगोल में क्या होता है, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होता है, आपको समझना पड़ता है। और यहाँ पे आपको क्या करता है कि एक ब्रेन पे आपको फोकस करना होता है और एक तरीके से रटना होता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे आपको क्या होता है बच्चों? वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्या होता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है। ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसका मतलब होता है आपका विश्व भूगोल। विश्व भूगोल, बच्चों विश्व भूगोल में हम क्या करते हैं, 7 महाद्वीपों के बारे में हम अध्ययन करते हैं ना। 7 महाद्वीपों के बारे में एक एक करके 7 महाद्वीपों के बारे में अध्ययन किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। और डी नंबर पे हमारा क्या होता है, करंट ज्योग्राफी। करंट ज्योग्राफी, करंट ज्योग्राफी में क्या होता है बच्चों कि जो वर्तमान में जो घटनाएं हुई होती हैं साल भर में, जैसे कहीं पे बड़ा पुल बन गया, कहीं पे सबसे चौड़ी सड़क बन गई, या कहीं पे कोई ऐसी घटना हुई, यहाँ कहीं पे ऐसा हुआ कि कहीं कोई ज्वालामुखी फटा या भूकंप आया, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम करंट ज्योग्राफी से रिलेट करके पढ़ते हैं। तो एक तो करंट की तैयारी हो जाती है ऊपर से। तो ये भूगोल का कहीं ना कहीं 4 सेक्शन होता है, सिंपल सी बात है, जिसमें सबसे कठिन जो सेक्शन होता है फिजिकल ज्योग्राफी होता है, सबसे इंटरेस्टिंग जो सेक्शन होता है इंडियन ज्योग्राफी होता है। अच्छा, कुछ बच्चों के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी बड़ा मजा दे देता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम भारत में तो रह ही रहे हैं, है ना, हम यूरोप के बारे में जान ले, हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान ले, हम जो है अमेरिका के बारे में जान ले। पता नहीं कभी पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जानना एक अनिवार्य विषय है। तो कई बार एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मैं एक छोटा सा स्टोरी भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक बार मैं दिल्ली से मुगल सराय की तरफ आ रहा था, तो हमारे साथ एक फ्रांसीसी बैठा हुआ था। अच्छा, उस फ्रांसीसी से मैं डिस्कस करना चालू किया तो पूरे यूरोप के बारे में, उसके फ्रांस के बारे में, इवन नदियां पहाड़ झील सब कुछ बताता चला गया। तो उसको लगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा फ्रांस का पूरा एकदम भ्रमण किया हुआ है। अच्छा, काफी कंफ्यूज था। मुगल सराय उतरने लगा तो हमसे कहा कि एक चीज पूछनी है, आप सही सही बताइएगा। तो हमने कहा पूछिए, आपको जो पूछना है। इंग्लिश भाषा में, चूंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन हो रहा था, तो उसने पूछा कि आप ये बताइए, इतना यूरोप के बारे में और फ्रांस के बारे में आप जान कैसे रहे हैं? तो मैंने बताया कि मैं ज्योग्राफी का स्कॉलर हूँ, उसको पढ़ाता हूँ। तो हमको अपनी भाषा में गरिया के अप्रिसिएट या पता नहीं जो भी करके चला गया हो, तो हमको नहीं पता वो भाषा, हमको याद है ग्रास त्रोस नाच करके चला गया था। चाहे जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। वैसे बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि उनको विश्व के बारे में जानना है कि विश्व में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन से क्या है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें होती है, कोई बात नहीं। और करंट ज्योग्राफी, ये आप कितना एक्टिव हैं इन चीजों के बारे में। तो आइए, अगर हम सबसे स्टार्ट कहाँ से करते हैं, आपको इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। कि इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, अगर शुरू में ही हम कठिन पॉइंट अगर लेके चलते हैं तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट ब्रेक हो जाए, लेकिन ठीक, आप क्लासेस के माध्यम से लगातार बने रहिए। तो हम स्टार्ट क्या करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं। ठीक है,
हाँ, देखिए आप लोगों के सामने बच्चों, मैप आप लोगों के सामने है, ठीक है? ये मैप है पूरा इंडिया का। और इंडिया का मैप चूंकि मैप के हिसाब से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि जो अर्थ होता है, पृथ्वी होता है, इसको दो सेक्शन में बांटा गया है। और जो दो सेक्शन में बांटा जाता है उसको क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन। क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन कहा जाता है। इक्वाटर मतलब होता है इक्विनॉक्स। एक से एक शब्द है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि जहां डे टाइम आपका क्या है, मतलब दिन का समय, डे टाइम इक्वल टू नाइट टाइम। नाइट टाइम जहां दिन और रात बराबर होता हो, ये इक्वेटर, और इसको 0 डिग्री लाइन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो इक्वेटर लाइन होता है बच्चों, इसको हिंदी में कहा जाता है अक्षांशीय रेखा। ठीक, इसको थोड़ा सा और हम इलेबरेट करते हैं तो इसमें दो चीजें निकल कर आती हैं। एक तो आपको ऐसे रेखाएं आपको मिलेंगी, ऊपर 90 होगा 0 से लेकर, और नीचे 90 होगा। और एक रेखा आपको 0 डिग्री ऐसे मिलेगी, यहां से लेके पूरा 180 होगा, और एक ऐसे 180 होगा। ठीक है, ऐसे तो दो भागों में। अब जो दो भागों में बांट दिए तो ये आपका नॉर्थ हो गया। नॉर्थ, इसको हेमिस्फीयर के नाम से भी कह सकते हैं। हेमिस्फीयर, इसका मतलब होता है उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध। और ये आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए, हमने इस स्ट्रक्चर को हमने क्यों बनाया? सिंपल सी बात आपको समझाने के लिए। समझाना यह है कि इंडिया कहां पे है? इस पॉइंट पे है। भारत कहां पे है? इस पॉइंट पे है। ठीक, और इसको चार ऐसी लाइनें टच करके गुजरेंगी। एक लाइन तो नीचे से टच करके गुजरेगी, एक लाइन ऊपर से टच करके गुजरेगी, और एक लाइन इस तरफ वेस्ट साइड को टच करके गुजरेगी, और एक लाइन क्या करेगी? ईस्ट साइड को टच करके गुजरेगी। मतलब इसकी जो बाउंड्री डिफाइन की जाएगी, दो लेटरल लाइन द्वारा और दो लॉन्गिट्यूडनल लाइन द्वारा। अगर हिंदी में कहा जाए तो दो अक्षांशीय रेखाओं के द्वारा, और दो आपका क्या होगा? देशांतरी रेखाओं के द्वारा। एक क्वेश्चन बड़ा अक्सर पूछा जाता है कि भारत का सिचुएशन क्या है? भारत का सिचुएशन क्या है? पहली चीज, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, सिंपल सी बात है। कहां पे है? उत्तरी गोलार्ध में है। अगर ऑप्शन में ये ना रहे तो आपका क्या होगा? नॉर्थ और ईस्ट को लेके होगा। ये वेस्ट है, ये साउथ है। इसका मतलब भारत कहां पे है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहां पे है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। मतलब व्हाट द सिचुएशन पॉइंट ऑफ इंडिया? इट मींस नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। का सिंपल सी बात है। दो लाइनें यहां से पास करके गुजरती हैं। एक लाइन जो पास करके नीचे से गुजरती है, तो 0 से हम चलेंगे तो 1 2 3 4 करके चलेंगे। मोटे मोटे तर्ज पे यहां पे थोड़ा सा हम इसको क्लियर करते हैं, हल्का सा। ठीक है, जो रेखा गुजरती है, ये आपका क्या है? इसको बोला जाता है 8 डिग्री 4 मिनट लाइन। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये लेटरल लाइन है। ठीक है, क्योंकि इस बेस पे क्या किया जाता है? डिस्टेंस बताया जाता है। जो ये लंबी लाइनें होती हैं, जो ऐसे होती है, वो डिस्टेंस बताती हैं। हर एक लेटरल लाइन को पार करने में, अगर हम वन लेटरल लाइन को हम क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, तो टोटल 111 किलोमीटर का डिस्टेंस हमको तय करना पड़ता है। अब आप सोचिए भारत कितने लेटरल लाइन के बीच में है? मतलब 8 डिग्री 4 मिनट हो गया। दूसरा हमारा क्या होता है? 37 डिग्री 6 मिनट होता है। ठीक बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मतलब दो लेटरल लाइन के बीच में है। हम क्या करते हैं कि 37 डिग्री जो 6 मिनट है, इसको हम सीधे क्या करेंगे? हम इसको 38 ले लेते हैं। चूंकि ये हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट है एक तरीके से, 38 ले लेते हैं, और इसको हम 8 ही रहने देते हैं, तो 8 माइनस कर देते हैं, तो कितना हो गया आपका? 30। मतलब भारत को क्रॉस करने में कितना लेटरल लाइन क्रॉस करना पड़ेगा? लेटरल लाइन वो आपका 30। 30 कितना? 30। 30 को हम क्या करते हैं? अगर मल्टीप्लाई कर दे 111 से, तो आपका कितना आ जाएगा? सोच लीजिए।
मतलब इतना डिस्टेंस भारत का नॉर्थ से लेके साउथ तक हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत का जो एरिया है नॉर्थ से लेके साउथ तक, वो कितना है बच्चों, मैं आपको बताऊं, वो कितना है, वो 3214 किलोमीटर का है। सोचिए, तो ये किस बेस पे बताया गया है ना, ये किस बेस पे बताया गया है, ये लेटरल लाइन के बेस पे बताया गया है। सिंपल सी बात, आपको दिमाग में ये चीजें रखनी होंगी, ठीक है, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि ये लेटरल लाइन के बेस पे दिखाया गया है। हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन से, क्योंकि यहां से 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लाइन, जो क्या करता है कि इसको कहा जाता है इंटरनेशनल टाइम लाइन या ग्रीनविच टाइम लाइन बोला जाता है, जो लंदन से होकर गुजरती है। तो यहां से जब हम चलेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो भारत को वेस्ट इलाके से जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन गुजरता है, उसको कहा जाता है 68 डिग्री 7 मिनट लाइन, ठीक है। अच्छा, और जो दूसरी वाली लाइन है, जो लास्ट बाउंड्री को टच करके गुजरती है, उसको बोला जाता है 97 डिग्री 25 मिनट लेटरल लाइन। सिंपल सी बात है, यहां पे भी हम घटाने की कोशिश कर देते हैं। देखिए, घटाते हैं 97 को, हम क्या करते हैं, इसको मोटे तर्ज पे, चूंकि हमको मोटे तर्ज पे निकालना है, इसको 98 ले लेते हैं, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे हम 68 को 68 ही रहने देते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ नुकसान करा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ नुकसान करा रहे हैं। यहाँ जो नुकसान है वो डिमिनिशिंग फॉर्म में है, यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म है, तो देख लेते हैं घटाने पे क्या होगा। 9 में से 6 गया, क्या बचा, 30 बचा, ठीक। अगर लेकिन अगर हम इसको 97 के जगह 97 ही रहने दे, 98 की जगह इसको 97 ही रहने दे, तो यहां पे आप जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 29 बचेगा। तो हम 29 पे ही करते हैं, ठीक है, इसको 97 ही रहने देते हैं, इसको 68 ही रहने देते हैं, तो घटाने को 29 बचेगा। अब 29, सिंपल सी बात है, 29 को कितने में मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये जान लीजिएगा कि दो लॉन्गिट्यूडनल लाइन को क्रॉस करने में जो डिस्टेंस पूरा करना पड़ता है, वो 111.37 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा करना पड़ता है। बच्चों, एक दिमाग में याद कर लीजिएगा, फीड कर लीजिएगा, ये वनडे एग्जाम में हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है कि दो लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बीच डिस्टेंस कितना होता है, तो लेटरल लाइन के बीच डिस्टेंस कितना होता है। तो आपको क्लैरिफाई हो गया। यहाँ पे 29 में आप क्या करेंगे, 11.37 आपका किलोमीटर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको जो निकल के आएगा, तो वेस्ट से ईस्ट का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, और वो कितना निकलता है, 2933 किलोमीटर का निकलता है। तो दो चीजें आपको मिली, ठीक है बच्चों। हाँ, दो चीजें मिली। थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, फिर आते हैं वापस। हाँ, तो आपको क्या मिला, दो चीजें मिली, कि भारत का उत्तर से दक्षिण एक्सटेंशन कितना है, 3214, मतलब 3214 किलोमीटर, और वेस्ट से ईस्ट का डिस्टेंस कितना निकला, 2933 किलोमीटर, ठीक है। वो किस बेस पे निकला, ये जो डिस्टेंस आपका निकला किस बेस पे निकला, लेटरल लाइन पे, वो जो डिस्टेंस निकला किस बेस पे निकला, लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे। गर्मी बड़ी प्रचंड है, बच के रहना है, ठीक है, पढ़ाई भी करनी है और गर्मी से भी बचना है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो गर्मी को ध्यान रखते हुए, मुस्कुराते हुए संकल्प क्लासेस के माध्यम से आइए, फिर हम पॉइंट पे बात करते हैं। तो देखिए, हमारा दो चीजें निकल गई। तो एक भारत के बारे में, तो भारत कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट हेमीस्फीयर में है, ठीक है। अच्छा, अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, हाँ, ये हमारा है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन मिलेगा इसमें। ये हमने आपको बता दिया मोटे मोटे तर्ज पे, ये स्थिति है, सिचुएशन है। अब बच्चों ध्यान देते हैं, धीरे धीरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि आखिरकार भारत की पूरी बाउंड्री कितनी है ना, पूरी बाउंड्री कितनी है, बाउंड्री। बाउंड्री हमेशा दो प्रकार की होता है, दो प्रकार का होता है। एक आपका क्या होता है, कोस्ट लाइन बाउंड्री,
जिसको कहा जाता है तटवर्ती सीमा। तटवर्ती सीमा। और एक आपका क्या होता है, स्थलीय सीमा, लैंड बाउंड्री। एक बार आप भारत का मैप देखिए ध्यान से, आपको क्या लगता है बच्चों कि लैंड बाउंड्री ज्यादा होना चाहिए या आपका कोस्टल बाउंड्री ज्यादा होना चाहिए? क्या दिमाग में लगता है? को हमेशा ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। ये स्टडी का कहते हैं ना कि किसी भी वनडे एग्जाम के स्टडी का एक सबसे अच्छी चीज होती है कि आप जहां सोते उठते बैठते हैं वहां पे आप मैप लगाए रहिए। बहुत सारे बच्चे तो इतने कॉन्शियस होते हैं कि लगभग जिस जिस घरों में बहुत सारी जगहों पे वो इस तरह का मैप लगाए रहते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, आइए हम देखते हैं। तो दो तरीके की बाउंड्री होती है। तो जो हमारा कोस्टल बाउंड्री है वो आपका है 7536.5 किलोमीटर का, मतलब अप्रोक्स हम देखा जाए तो 7,500 किलोमीटर का बाउंड्री है। लेकिन ये कब है? जब लक्षद्वीप को और अंडमान निकोबार को हम कवर करते हैं तब। अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को छोड़ दिया जाए तो हमारी ये बाउंड्री जो बनती है वो 6,000 किलोमीटर की बनती है। ठीक है, लक्षद्वीप और अंडमान को निकोबार को छोड़ दिया जाए। अभी हाल फिलहाल में लक्षद्वीप काफी फेमस रहा है, आप लोग ध्यान दिए हैं, नरेंद्र मोदी यहाँ कुर्सी लगा के बैठे, एक देश डूब गया है कि नहीं, तो एक बहुत बड़ी चीज है। कोई बात नहीं। हाँ, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट और दूसरा जो स्थलीय बाउंड्री है वो कितना का है? ये आपका 15,200 किलोमीटर का है। और टोटल बाउंड्री कितना हो गया बच्चों? इन दोनों को जोड़ दीजिए, हम मोटा मोटा 7,500 किलोमीटर ले लेते हैं, प्लस आपका, क्योंकि हमेशा वनडे एग्जाम में राउंड फिगर में पूछता है। ठीक है, आपका 15,200 किलोमीटर, अगर हम इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? आपका ये देखिए 15 7.5 मतलब 7 5 22, ये हो गया 5 2 7 ना, मतलब 700 किलोमीटर की ये पूरी बाउंड्री हमारी निकल के आ जाती है। ठीक है, तो जिसमें लैंड बाउंड्री क्या है कि सबसे बड़ा है और कोस्टल लाइन एरिया छोटा है, लगभग लैंड एरिया के लैंड बाउंड्री का लगभग आधा है कि नहीं? सिंपल सी बात है, क्लियर। देखिए क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये वनडे एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि भारत में कितने राज्य कोस्टलाइन एरिया में स्थित है, मतलब तटवर्ती सीमा में स्थित है। तो अब हम काउंट करके आपको हम बताते हैं। देखिए, एक तो पहले आपका गुजरात आएगा, ठीक है बच्चों, एक। गुजरात के बाद अगला आपका महाराष्ट्र आएगा, 2। ठीक है, गोवा आएगा आपका 3। गोवा के बाद आपका क्या आएगा? कर्नाटक आएगा 4। फिर आपका केरल आएगा 5। अच्छा ध्यान दीजिएगा बच्चों, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, कसम से मजा आ जाएगा, है ना? ये सब क्वेश्चन बवाल मचा देते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये देखिए, यहां से गुजरात से लेकर पूरा केरल तक की जो बाउंड्री है, जो कोस्टलाइन इलाका है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट मतलब सह्याद्री क्षेत्र। और एक चीज ये है, जो गुजरात का कोस्टलाइन एरिया है इसको कहा जाता है काठियावाड़। अच्छा, जो महाराष्ट्र का कोस्टलाइन है इसको कहा जाता है बच्चों कोंकण, दिमाग में बैठा लीजिए। और जो कर्नाटक का है कोस्टलाइन एरिया उसको गोवाओं के नाम से जाना जाता है। और जो आपका केरल का है उसको मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, एक बहुत अच्छा पॉइंट हमने यहाँ पे लाके रखा। अब 5 स्टेट ये हो गए। अब छठे नंबर पे हमारा तमिलनाडु है बच्चों, 7वें नंबर पे पुडुचेरी आ जाएगा, 8वें नंबर पे आंध्र प्रदेश आ जाएगा, 9वें नंबर पे उड़ीसा आ जाएगा। ठीक है, 10वें नंबर पे हमारा वेस्ट बंगाल आ जाएगा। क्या ऐसा है? मतलब 5 यहाँ पे हो गया, 6 आपका तमिलनाडु हो गया। ठीक है, 7 7 आपका क्या हो गया? पुडुचेरी का इलाका हो गया। 8 8 आपका क्या हो गया? आंध्र प्रदेश का इलाका हो गया। 9 क्या हो गया? उड़ीसा हो गया। 10 क्या हो गया? पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया। उसके अलावा अंडमान निकोबार को भी काउंट कर लेते हैं, 11। ठीक है, हम हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? लक्षद्वीप को भी काउंट कर लेते हैं, 12। ठीक है, तो मतलब टोटल 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश क्या है? कोस्टलाइन इलाके में स्थित है। और सिंपल सी बात मैं बता दूं कि ये जो तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश का कोस्टलाइन एरिया है इसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। और आप जानते हैं बच्चों कि भारत में जो वर्षा होती है उत्तर भारत में, मानसून कहां से प्रवेश करता है? केरल से।
केरल से प्रवेश करते हुए पूरे उत्तर भारत को कवर कर लेता है। लेकिन जब यही मानसून लौटता है तो अक्टूबर और नवंबर महीने में तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट पे धुआंधार बारिश होती है। मतलब तमिलनाडु में कब बारिश होती है? सिंपल सी बात, कब बारिश होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आते हैं। हम्म, अच्छा, तो ये तो इलाका पश्चिमी घाट कहलाता है, और ये जो जगह है ये आपको इसको क्या बोला जाता है? पूर्वी घाट कहा जाता है। पश्चिमी घाट का इलाका काफी डेंस फॉरेस्टिकल एरिया है, घने जंगल है। हालांकि जंगल इस तरफ भी है। पश्चिमी घाट में क्या है कि उत्तर का जो पश्चिमी घाट है वो चौड़ा है, बीच वाला सकरा है, और साउथ वाला चौड़ा है। लेकिन आप बच्चों एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो बंदरगाह है, हार्बर या प्राकृतिक बंदरगाह हो या मैनमेड हो, सबसे ज्यादा कहाँ पे? वेस्टर्न घाट की तरफ है, क्योंकि थोड़ा सा स्लोप है। इस वजह से यहाँ पे हार्बर अच्छे तरीके से बनाए गए, बंदरगाह बने हैं। लेकिन जो ईस्ट कोस्ट लाइन एरिया है वहां पे ढलान कम है, इस वजह से यहाँ बंदरगाह बनाना बड़ा कठिन काम है ना। तो यहाँ पे बंदरगाह उतने डेवलप्ड फॉर्म में नहीं हुए हैं, और प्राकृतिक बंदरगाह तो उम्मीद ही मत कीजिए। अच्छा, एक और चीज है, और डेल्टा सबसे ज्यादा कहाँ पे बनते हैं? तो डेल्टा जो नदियों से बने हैं वे वेस्टर्न घाट का अपेक्षा ईस्टर्न घाट भी ज्यादा है। जैसे महानदी का डेल्टा है, आपका कृष्णा का डेल्टा है, कावेरी का डेल्टा है, गोदावरी का डेल्टा है। ये कहाँ पे? आपके ईस्टर्न घाट पे। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी अच्छे आते हैं। आपको क्या मिला? लैंड बाउंड्री, और उस बाउंड्री का पूरा जिक्र हमने यहाँ पे किया। अच्छा, आगे क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक क्वेश्चन और हमारा आएगा यहाँ पे बच्चों, थोड़ा सा हम इसको फोकस करना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़े रेंज पे फोकस करना चाहेंगे। बड़े रेंज पे फोकस करना, ठीक, दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पे जैसे अब ये क्वेश्चन आता है कि भारत की जो बाउंड्री है वो कितने राष्ट्र से लगती है? हाउ मेनी नेशंस टच टू इंडियन बाउंड्री? एक क्वेश्चन बड़ा तगड़ा आता है। तो इसमें आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ी बाउंड्री जो भारत की लगती है वो कहां से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। ये जहां पे नेशनल हाईवे 12 का विकास किया, डेवलपमेंट किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको कवर करने के लिए। बांग्लादेश की बाउंड्री भारत से सबसे ज्यादा लगती है, वो 4096 किलोमीटर की बाउंड्री यहां पे लगती है। अच्छा, कई बार लड़के ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। उनको लगता है कि पाकिस्तान के साथ विवाद है, तो पाकिस्तान की बाउंड्री हो सकता है ज्यादा हो भारत से। कुछ कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं, चीन के साथ विवाद है, तो उनको लगता है कि नहीं, चीन की बाउंड्री होनी चाहिए ज्यादातर। बट ऐसा नहीं है। आपके सोचने से और फेसबुक और इंस्टाग्राम इस तरह के नॉलेज लेने से आप वनडे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको ऑथेंटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना यह है कि मतलब सबसे बड़ी बाउंड्री जो लगती है बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बाउंड्री जो लगती है वो बच्चों चीन के साथ लगती है, चाइना के साथ। वो 3488 किलोमीटर की बाउंड्री यहाँ पे लगती है, पूरा चाइना के साथ। मतलब पहले नंबर पे ये हो गया, दूसरे नंबर पे हमारा चाइना हो गया। चाइना, ध्यान दीजिएगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी बाउंड्री लगती है वो पाकिस्तान के साथ लगती है ना। 3324 किलोमीटर की पूरी बाउंड्री तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी पाकिस्तान के साथ लगती है। चौथी सबसे बड़ी जो बाउंड्री लगती है वो हमारी नेपाल के साथ लगती है ना। 1754 किलोमीटर की बाउंड्री नेपाल के साथ लगती है। जो और पांचवें नंबर पर सबसे बाउंड्री जो सबसे बड़ी लगती है वो हमारा किसके साथ लगती है? म्यांमार के साथ लगती है। म्यांमार की बाउंड्री हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट के द्वारा घिरा हुआ है। मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं म्यांमार के बाउंड्री से टच करते हैं। तो यहाँ की भी बाउंड्री आपका 1647 किलोमीटर की बाउंड्री, ये भी बहुत बड़ी बाउंड्री है। ठीक, मतलब ये हमारी बाउंड्री पांचवें नंबर पे आ जाएगी। छठे नंबर पे जो बाउंड्री है हमारा भूटान के साथ लगती है ना। 5999 किलोमीटर की बाउंड्री हमारा भूटान के साथ भी लगता है। सातवें नंबर पे जो बाउंड्री हमारी लगती है वो अफगानिस्तान के साथ भी लगती है बच्चों। कहा जाता है कि जो लैंड बाउंड्री है, लैंड इंटरनेशनल बाउंड्री है, सबसे कम किसके साथ है? वो अफगानिस्तान के साथ है। इसके अलावा हमारी बाउंड्री ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं राज्यों, इन्हीं देशों के साथ लगता है। हमारी बाउंड्री कुछ और देशों के साथ भी लगता है। थोड़ा सा हम इसको हम ऊपर करते हैं। ठीक है, आप देखिए हमारी बाउंड्री आपका कहां से, हमारी बाउंड्री आपका
यहां से भी लगता है, क्योंकि मालदीव यहाँ पे दिखाया नहीं है, मैप में गायब है, तो मालदीव के साथ भी हमारी बाउंड्री लगती है। उसके अलावा हमारी बाउंड्री श्रीलंका के साथ भी लगती है, लेकिन ये कैसी बाउंड्री है, ये सी बाउंड्री है। और यहाँ पे मैं एक खास चीज का जिक्र करना चाहूंगा कि जैसे भारत में तीन चीजों का जिक्र किया जाता है। जो हमारा सी बाउंड्री होता है, मतलब जहां पे किसी देश का एक पूरी राइट्स होता है कि अगर उस बाउंड्री में प्रवेश कर दे कोई, तो देश उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो वो आपका वो जो एरिया होता है 12 नॉटिकल माइल का होता है। 12 नॉटिकल माइल, मतलब इसको समुद्री सीमा को नॉटिकल माइल कहा जाता है, और कहा जाता है कि 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.8, है ना, 1.8 माइल के होता है। ठीक है, तो ये चीज 12 नॉटिकल माइल। उसके अलावा 24 नॉटिकल माइल ऐसा होता है कि जिस एरिया में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपका कोई टैक्सेस वसूल कर सकती है, कोई टैक्सेस ले सकती है। ठीक है, अच्छा, आपका जो अगला है 200 नॉटिकल माइल, ये एक ऐसी बाउंड्री होती है जहां जिसको इंटरनेशनल बाउंड्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जहां पे भारत किसी देश के साथ क्या कर सकता है, ट्रेड एक्विजिशन, ट्रेडिंग या इस तरह के पर्पज से ना काम कर सकता है, जैसे भारत का ताइवान के साथ है, या फिर वियतनाम या अन्य देशों के साथ है। ठीक है, ये चीजें। बच्चों, गर्मी बहुत तगड़ा है, और बहुत सारे लोग हाइपोथर्मल थर्मेटिका के शिकार हो जा रहे हैं। काफी खतरनाक, पानी पीते रहिए, जान बचे रहेंगे तो हर साल मिलते रहेंगे। हम्म, ध्यान देते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात है, तो ये चीज हमने आपको कवर कर दिया। तो अब आपको क्या समझ में आया कि भारत की बाउंड्री कितने देशों के साथ मिलती है बच्चों? तो सिंपल सी बात है, भारत की बाउंड्री कितने देशों के साथ मिलती है? भारत की बाउंड्री आपके 7 लैंड बाउंड्री है और 2 सी बाउंड्री है। ठीक, तो ये क्वेश्चन, सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। फिर उसके बाद किसके साथ है बाउंड्री बच्चों? चाइना के साथ। उसके बाद किसके साथ बाउंड्री है, आप बताइए? चाइना के बाद पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के बाद किससे बाउंड्री है? नेपाल के साथ। नेपाल के बाद किससे है? म्यांमार के साथ। म्यांमार के बाद किसके साथ है? आपका किसके साथ है? भूटान के साथ। भूटान के बाद अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद जो बाउंड्री है हमारा, वो किसके साथ बनता है? आपका, ठीक है, मालदीव के साथ, श्रीलंका के साथ। तो इस तरह के बाउंड्री का पूरा एक्सटेंशन है। चलिए, अब यहां तक ये क्वेश्चन हो गया। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट पूछा है। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे नॉर्दर्न एरिया कौन सा है? तो भारत का जो सबसे नॉर्दर्न एरिया है वो इंद्राकौल है, सबसे उत्तर में, है ना। ये इंद्राकौल है, जम्मू कश्मीर का सबसे नॉर्थ में है। अच्छा, पूछा जाता है कि भारत का सबसे वेस्टर्न एरिया कौन सा है, पश्चिमी? तो ये आपका गौर माता टेम्पल है, जो गुजरात में पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे ईस्टर्न एरिया कौन सा है? तो ईस्टर्न एरिया जो आपका है किबूती मठ, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, सबसे भारत का पूर्वी, है ना, क्षेत्र है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे सदर्न एरिया, तो सबसे दक्षिणी एरिया है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि नवंबर में महीने के लास्ट में 2004 में जब सुनामी आई थी, तो ये पॉइंट पूरा तरह से डूब गया था। हालांकि इस पॉइंट का कुछ ही बचा, अभी हाल फिलहाल राजनाथ सिंह दौरे पे गए थे, तो इस पॉइंट पे जाके उन्होंने एक इंटरनेशनल मैसेज दिया, ठीक है, कि हमारा यहाँ तक टेरिटरी है। और एक तरीके से ये मैसेज क्या था कि डिप्लोमेटिक मैसेज था, चाइना के लिए था, है ना। ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये हमारा एक तरीके से इस तरह का क्वेश्चन हमने यहाँ पे लाके रखा। बच्चों, जानते हैं सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन आता है भारत को लेकर, ये आता है कि भारत से, देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे मैं आपको बता दूं सिंपल सी बात, जैसे पूरे वर्ड का जब हम पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, तो यहाँ पे 0 डिग्री एक लाइन था, एक नॉर्थ में आता है 23.5 डिग्री लाइन आता है, और एक साउथ में आता है 23.5 डिग्री लाइन, हाफ डिग्री लाइन। ठीक है, अच्छा, एक ये चीज है, तो भारत में जो गुजर, और ये ऊपर वाली जो लाइन है इसको कैंसर लाइन बोलते हैं, कैंसर लाइन बोलते हैं। और नीचे वाली लाइन को क्या बोलते हैं? कैप्रिकॉर्न लाइन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कर्क रेखा, और इसका मतलब होता है मकर रेखा। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है, दिमाग में रखिएगा। एक कर्क रेखा होता है, एक मकर रेखा होता है।
कर्क रेखा की मैं आपको खास बात बता दूं, ठीक है, सिंपल सी बात है कि भारत से कर्क रेखा गुजरती है। भारत से कर्क रेखा देखिए कितने राज्यों से गुजरती है। मिजोरम एक, दूसरे नंबर पे आपका क्या है, दूसरे नंबर पे आपका त्रिपुरा है बच्चों, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल है, ध्यान दीजिएगा। चौथे नंबर पे झारखंड है। आप ये जान लीजिएगा झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। सिंपल सी बात, दिमाग में बैठा लीजिएगा, है ना। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। अच्छा, चौथे नंबर पे है। पांचवें नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में बघेलखंड और रामगढ़ पहाड़ियों के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। और एक मैं चीज और आपको बता देना चाहूंगा कि कर्क रेखा सबसे लंबी दूरी जो तय करती है वो मध्य प्रदेश में तय करती है। सबसे लंबी दूरी जो तय करती है वो मध्य प्रदेश में तय करती है। उससे यहां से गुजरते हुए कर्क रेखा राजस्थान में आती है। अच्छा, राजस्थान में सबसे कम डिस्टेंस तय करती है। राजस्थान के बाद आपका गुजरात में आ जाती है कर्क रेखा, और गुजरात में कच्छ के रण से होकर गुजर जाती है ना। एक सिंपल सी बात है। तो भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर कैंसर लाइन गुजरती है। अच्छा, सिंपल एक और चीज है, जो छोटा नागपुर पठार है झारखंड का, ये कहा जाता है कि हाईली या भारत का इनरिचमेंट मिनरल्स डिपोजिशन एरिया है। भारत में सबसे ज्यादा खनिज यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। तो वो छोटा नागपुर पठार से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, कर्क रेखा को काटने वाली कई नदियां हैं। जैसे एक हुगली नदी भी काटती है, अजय नदी भी काटती है, दामोदर नदी भी काटती है। उसके अलावा माही नदी ऐसी है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की बाउंड्री को 2 बार काटती है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, काफी दमदार क्वेश्चन होते हैं, काफी पोटेंशियल क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करना बहुत बेहतरीन होता है, ठीक है। तो हमारा कुछ ना कुछ ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों ये सिंपल सी समझ में आया ना कि कर्क रेखा इतनी जगहों से होकर गुजरती है। एक बड़ा आसान क्वेश्चन था और इसको हमने आसानी से समझाया। हालांकि ये क्वेश्चन हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, लेकिन चूंकि जानना बहुत जरूरी है, तो ये है। तो जहां से उठा के एक तरीके से क्वेश्चन हमेशा अक्सर पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। एक और चीज है, जैसे भारत में जो टाइम डिसाइड करने वाली रेखा है, जो टाइम डिसाइड करने वाली रेखा है वो क्या है, उस रेखा को क्या बोलते हैं हम, टाइम डिसाइड करने वाली रेखा को हम बोलते हैं 82.5 डिग्री लाइन। 82.5 डिग्री लाइन। तो इसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये उत्तर प्रदेश के नैनी या मिर्जापुर से गुजरती है, ठीक है। तो ये लाइन कहां से प्रवेश करती है, ये लाइन हमारी, ये जो हाफ डिग्री रेखा है, ये आपका यूपी से प्रवेश करती है। यूपी के बाद ये रेखा आपका एमपी में आती है, झारखंड में आती है, सॉरी छत्तीसगढ़ में आती है, एमपी में आती है, छत्तीसगढ़ में आती है, ओडिशा में आती है और फिर आंध्र प्रदेश से होकर गुजर जाती है। तो मतलब 82.5 डिग्री लाइन अगर पूछा जाए कि कितने राज्यों से गुजरती है, तो आप जवाब क्या देंगे, आप जवाब देंगे यूपी देंगे, आप जवाब क्या देंगे एमपी देंगे, आप जवाब क्या देंगे छत्तीसगढ़ देंगे, छत्तीसगढ़ देंगे। आप अगला जवाब क्या देंगे, आप अगला जवाब देंगे उड़ीसा देंगे, ठीक है। आप अगला जवाब क्या देंगे, आंध्र प्रदेश देंगे। मतलब कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि 23.5 डिग्री कैंसर लाइन, मतलब नॉर्थ लेटरल लाइन 8 राज्यों से गुजरती है। और जबकि यहीं पे क्या है कि आपका 82.5 डिग्री लाइन, मतलब इसको कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कहां से गुजरती है, ये 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है जो हमेशा वनडे के एग्जामों में आता रहता है और आएगा, ठीक है। ये चीजें आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट पे हम आपको ले चलते हैं, बड़े अच्छे पॉइंट पे हम ले चलेंगे, सिंपल सी बात है। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया के नाम से पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। और ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है बच्चों,
इस पे भी थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। ठीक है, ये भी। देखिए बच्चों, एक्चुअली देखिए हर सामग्री हर जगह पड़ा हुआ है, लेकिन मेन मैटर ये बढ़ता है कि आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना ये टीचर बताता है, या कोचिंग संस्थानों के मार्फत आपको पता चलता है ना। ये जरूरी है कि हर चीज आप जो है अपने हिसाब से पढ़िए। पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्स किस मटेरियल में पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं आपसे। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, एकदम कसम। मैं बता रहा हूँ कि ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बवाल मचा देते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है ना। पूछा जाता है कि भारत की कौन सी प्रमुख चोटियां हैं बच्चों। दिमाग में रखिएगा, भारत की कौन सी प्रमुख चोटियां है। आप देखिएगा एक दोदा बेटा की चोटी है। दोदा बेटा की चोटी कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। केरल की जो प्रसिद्ध चोटी है वो अन्नामुडी है। केरल की प्रसिद्ध चोटी क्या है, अन्नामुडी है। हरमाकोंडा कहाँ की प्रसिद्ध चोटी है, ये आंध्र प्रदेश की है। हरमाकोंडा आंध्र प्रदेश। मुलियागिरी की चोटी कहाँ पे है, कर्नाटक में है। अच्छा, गौरलता ये बड़ा फेमस चोटी है, कहाँ की है, ये छत्तीसगढ़ की है बच्चों। ठीक है, आपका गोवा में कौन सी चोटी है, संसोगर है। गोवा की चोटी का कौन स्पेशल चोटी है, संसोगर है। अगर हम कहें कि यूपी की सबसे कौन सी फेमस चोटी है, तो यूपी की जो सबसे फेमस चोटी है वो अमसोत पीक है, शिवालिक रेंज का एक पार्ट है। बिहार की सबसे प्रसिद्ध चोटी कौन सी है, तो सोमेश्वर फोर्ट है। और झारखंड की प्रसिद्ध चोटी कौन सी है, तो पारसनाथ है। पारसनाथ के बारे में पुरानी कहावतें कहा जाता है कि यहाँ पे एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा चट्टान होता है जो लोहे पे रगड़ दिया जाए तो सोना बन जाता है। हालांकि हाइपोथेसिस बात है, एक्चुअली यहाँ पे हाईली क्वालिटेटिव कोल माइंस पाया जाता है, कोल डिपोजिशन पाया जाता है। ठीक है, एक और चीज है, अंडमान निकोबार में कौन सी चोटी है, सैडल पीक है। अंडमान निकोबार में कौन सी चोटी है, सैडल पीक है। देवमाली की चोटी कहाँ पे है, उड़ीसा में है। देवमाली की चोटी कहाँ पे, उड़ीसा है। शिलांग की चोटी मेघालय में स्थित है, बड़ा फेमस है। शिलांग की चोटी मेघालय में स्थित है, बहुत फेमस है। कांगटो चोटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये भारत और इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है। इंडिया एंड चाइना के बीच में यहाँ पे डिस्प्यूट है। सिंपल सी बात है, दिमाग में रखिएगा। अच्छा, सिक्किम की सबसे प्रसिद्ध चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। कहा जाता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन है, जो काराकोरम रेंज में है, लद्दाख में है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपका क्या है, कंचनजंगा है, जो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। मिजोरम की प्रसिद्ध चोटी क्या कौन सी है, तवांग पुई है। ठीक है, नागालैंड की सबसे प्रसिद्ध चोटी क्या है, माउंट सरामती है। ठीक है, कलसुबाई, कलसुबाई कहाँ की प्रसिद्ध चोटी है, महाराष्ट्र की है। डोली गुट्टा कहाँ की प्रसिद्ध चोटी है, तेलंगाना की है बच्चों। खूबगढ़ मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध चोटी है। गिरनार जहां पे भारी मात्रा में शेर पाए जाते हैं, गुजरात की चोटी है। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, बड़ा बेहतरीन जगह है। यहाँ पे टूरिस्ट हॉट स्पॉट है, आप पूरा सर्कल मारते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। कारो चोटी हरियाणा का प्रसिद्ध है। ठीक है, दिमाग में एकदम रखिएगा। नंदा देवी उत्तराखंड की प्रसिद्ध है, यहाँ पे नंदा कोट और कामेत चोटी भी स्थित है। ठीक है, उसके अलावा ममोत्सुंग कांगड़ी लद्दाख का चोटी है, ये कारगिल के आसपास पड़ता है, बड़ा अच्छी जगह है। उसके अलावा रिव कुरगिल की चोटी हिमाचल प्रदेश में है। समझ रहे हैं बच्चों, कितना देखिए बेहतरीन बेहतरीन मैंने चोटियों का यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, आपको मजा तो जरूर आया होगा। आपका माउंट टेम्पू है, माउंट टेम्पू है वो मणिपुर की चोटी है। तो इस हिसाब से भारत की ये प्रमुख चोटियां है, आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। इस रिकॉर्डेड वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको किसी कहीं की क्लास करने की या किसी नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप सीधे चोटी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को आसानी से आप हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं पे है। ठीक है, फिर मुलाकात आपसे किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। संकल्प क्लासेस के माध्यम से लगातार बने रहिए बच्चों। ठीक है, आपको पूरे वनडे एग्जाम से रिलेटेड
सारे कहा जाता है कि सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे और उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ये आप दिमाग में रख लीजिएगा। आपको एमसीक्यू भी कराए जाएंगे, वो हाई स्टैंडर्ड के एमसीक्यू होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते।